पहला, सबसे पहला है गज केसरी योग। लिखिए गज केसरी क्या होता है। यदि चंद्रमा केंद्र में हो और गुरु के साथ युति कर रहा हो, गज केसरी क्या होता है समझने के लिए, गज के समान सवारी वाला योग, जीवन में उन्नति, तरक्की, पैसा, धन दौलत देता है। परंतु थोड़ा ध्यान से समझना कि कितना देगा नहीं देगा डिपेंड करेगा बहुत सारी कंडीशनों पर। गज केसरी योग का मतलब है मोटी सी भाषा में, जब भी मून अर्थात चंद्रमा और जुपिटर आपस में युति करेंगे। पहली कंडीशन है युति की, दूसरी कंडीशन है आपस में आस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे पर दृष्टि होगी, तब भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा बैठा है पंचम में, गुरु बैठा है हमारा 11 में, तो भी दृष्टि से संबंध बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक दूसरे के पर दृष्टि पड़ रही है, ये भी गज केसरी योग का निर्माण हो गया। और दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं कहीं भी किसी भी भाव में, किसी भी भाव से मतलब है ओनली केंद्र के अंदर। अब देखो ध्यान से, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे सब लोग, पहली कंडीशन है युति वाली, वो तो केंद्र पर अप्लाई है। 1 4 7 10 चंद्रमा और गुरु दोनों साथ में युति करके केंद्र में ही बैठने चाहिए, तो गज केसरी योग बनता है। आस्पेक्ट कंडीशन में केंद्र पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, ऑल भावा एप्लीकेबल, अर्थात 1 से 12 भावों में आस्पेक्ट के हिसाब से आपका किसी भी प्रकार से गुरु और चंद्रमा आपस में 7वीं राशि दूर बैठे हुए हैं, तो गज केसरी योग बनेगा। इसमें इसका रिजल्ट लिख लीजिए। व्यक्ति नम्र व उदार स्वभाव का होता है। आगे लिखिए, इसके अंदर मरने के बाद भी व्यक्ति की प्रशंसा प्रसिद्धि बनी रहती है। हर प्रकार से जीवन में मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अच्छा योग माना गया है। क्या चंद्रमा और गुरु नहीं, फिर नहीं बनेगा। आस्पेक्ट से बने एक साथ, अगर किसी और भाव में है तो ये समझो उसका रिजल्ट 50% हो गया है। इनका केंद्र में रिजल्ट अच्छा माना गया है या दृष्टि से ज्यादा अच्छा माना गया है। योग का 50%, जिस नाम से वो जाना जाता है वो भाव से कोई इफेक्ट नहीं है। अगला है सुनफा योग। योग हमेशा केवल लगन पर एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, किसी भी और कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। सुनफा योग लिखिए, यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह, ब्रैकेट में लिखना सूर्य को छोड़कर, अर्थात जो भी आपकी कुंडली है, यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह, ब्रैकेट में सूर्य को छोड़कर, तो यह योग बनता है। जैसे आपकी कोई भी कुंडली हो सकती है, आप सभी की, मान लो वृश्चिक लगन हो गई, चंद्रमा बैठा है आपका 11वें भाव में, चंद्रमा से दूसरा, पहला ये छोड़ दिया, ये दूसरा हो गया,
अर्थात चंद्रमा से दूसरे भाव में यहाँ सूर्य नहीं होना चाहिए क्रॉस, बाकी कोई भी प्लेनेट अगर है तो ये सुनफा योग बनेगा। इस बात का रिजल्ट क्या हुआ कि आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट का मतलब हो गया दो बार है, चंद्रमा के दूसरे भाव में और 12वें भाव में यदि कोई प्लेनेट नहीं होता है तो चंद्रमा को पीड़ित माना जाता है, और यदि होता है, यदि दूसरी तरफ है तो एक तरफ तो बनेगा सुनफा योग और एक तरफ बनेगा अनुफा योग। तो अभी पहले सुनफा को हम लिख रहे थे, दोबारा रिपीट कर देता हूं। चंद्रमा के दूसरे भाव, अगले वाले भाव में यदि कोई प्लेनेट स्थित है सूर्य को छोड़कर, तो यह योग का निर्माण होता है, सुनफा योग बनता है। इसमें क्या रिजल्ट आएगा? व्यक्ति को स्टेबिलिटी और प्रसिद्धि मिलती है। चंद्रमा स्टेबल हो जाएगा इसलिए प्रसिद्धि और धन दे रहा है। ऐसे ही अगला है तीसरे नंबर का, सुनफा के बाद आता है अनुफा योग। अनुफा, अनुफा ये सेम इसका उल्टा हो जाएगा। यदि चंद्रमा के 12वें भाव में कोई ग्रह स्थित है, वही सेम रिजल्ट, कोई भी कुंडली बना लो और मान लो चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, चंद्रमा से 5वें भाव में है, चंद्रमा से पिछला चौथा, अगर यहां पर कोई भी ग्रह है एनी प्लैनेट सूर्य को छोड़कर, तो अनुफा योग का निर्माण हो जाएगा। तो सीधा सा रिजल्ट बन गया, चंद्रमा के लेफ्ट और राइट में यदि प्लेनेट है तो अच्छी बात है, और यदि प्लेनेट नहीं है तो चंद्रमा अनकंफर्टेबल होता है, व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम, मन कमजोर, डिसीजन की दिक्कत, बार बार डिसीजन को चेंजमेंट होना, क्योंकि चंद्रमा के लेफ्ट राइट में कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए, ये शुरू से ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यदि अनुफा योग का निर्माण होगा तो क्या रिजल्ट होगा उसका? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, सूर्य को छोड़कर। क्या होगा इसमें, रिजल्ट क्या आएगा? लिखिए, ऐसा अनुफा में क्या रिजल्ट आता है? व्यक्ति को प्रसिद्धि, उदारवादिता और मान सम्मान मिलता है। अगला योग है दुरुधरा। दुरुधरा, दुरुधरा योग क्या होता है? चंद्रमा के लेफ्ट और राइट दो बार है भावों में कोई भी ग्रह स्थित हो सूर्य को छोड़कर, तो दुरुधरा योग का निर्माण होता है। क्या रिजल्ट आएगा? व्यक्ति अपने जीवन में स्टेबिलिटी, अपने द्वारा किए गए कार्यों में प्रसन्नता, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करता है। हमें लिखिए केंद्रुम योग। लिखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह यदि स्थित नहीं है, तो केंद्रुम योग का निर्माण होता है। रिजल्ट क्या होंगे? दुरुधरा के उल्टे।
हमेशा क्या होगा, अपने काम पर पछताएगा, डिसीजंस फिक्स नहीं होंगे, अपनी संपत्ति को खुद अपने हाथ से नष्ट कर देगा, जैसे जुआ खेलकर कुछ भी गलत काम करके नष्ट कर देगा। लिखो चंद्र मंगल योग, चंद्र मंगल योग सीधा सा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ युति कर रहे हो, चंद्र मंगल जो योग होता है वो अच्छा नहीं माना गया है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं। क्यों? चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है और जो मंगल है ये हमेशा फोर्स का कारक है, हमेशा बल का कारक माना गया है। ये हमेशा हर चीज को बल के अकॉर्डिंग प्रयोग कराता है, बल का कारक माना जाता है। और ये ध्यान रखना, जब जब मन अर्थात मन जो है हमारा वो बुद्धि और विवेक से कार्य नहीं लेगा, कार्य या काम नहीं करेगा, तो हमेशा जो डिसीजन होगा आपका, जो भी आपके डिसीजन होने वाले हैं उनके रिजल्ट नेगेटिव होते हैं। इसलिए कहा गया है चंद्र मंगल व्यक्ति को हमेशा स्वार्थ, इसका पूरा रिजल्ट है चंद्र मंगल का, व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। हमेशा वो अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट या मतलब जो कार्य है उसको ध्यान में रखते हुए करेगा, स्वार्थी बनाएगा बहुत ज्यादा। और बड़ा क्लियर लिखा है इसमें, गंदे कामों के द्वारा पैसा कमाना। आगे लिखा हुआ है इसमें, उसका जो व्यवहार रहता है वह भी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, स्त्रियों के साथ, माँ के साथ, और सॉरी स्त्री वर्ड हटा देना, माँ के साथ नहीं बनती है बिल्कुल भी। माँ के साथ नहीं बनेगी। आगे लिखिए, वसुमती योग। वसुमती योग क्या होता है? एक तरह का गुड़ योग है, अच्छा योग है। लगन से या चंद्र कुंडली से अधिकांश ग्रह यदि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में हो, वसुमती योग क्या होता है? वसुमती योग बोलते हैं, ये बनता है उपचय भावों से, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। अधिकांश ग्रह यदि आपके तीसरे, छठे, 11वें भाव में है तो उपचय भाव में है, तो यह इस योग का निर्माण होता है। इसमें रिजल्ट क्या आते हैं? ऐसा जातक आत्मनिर्भर होता है और अपने ही एफर्ट्स के द्वारा अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल करता है। अब तो मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके रिजल्ट को कहते हैं डायनामिक। बोलो। इस वाले में मतलब अभी हमने ये मतलब करा है, तो इसमें अच्छे वाले प्लैनेट्स हो या कोई भी प्लैनेट्स हो? कोई भी प्लैनेट हो। अब एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं थंब रूल, ज्योतिष का थंब रूल। और ये निकल के आया है अमल योग से।
अमल योग, ज्योतिष के अंदर एक होता है अमल योग, ठीक है। अब ये अमल योग बनता कैसे, पहले इसको लिखो फिर थंब रूल लिखो। अमल योग लिखो सबसे पहले, चंद्रमा से, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा है, चंद्रमा से 10वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह, अर्थात चंद्रमा से 10वें भाव में गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, और यहां ध्यान रखना मैं सूर्य को भी ले रहा हूं, बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये जो 10वें भाव की बात है वहां सूर्य इन्वॉल्व करा जाएगा। चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो अम्ल योग का निर्माण होता है, अर्थात एक कुंडली बनाएंगे आप, चंद्रमा से 10वां भाव काउंट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगन हो गया, और यहां बैठा दिया मैंने फॉर एग्जांपल के लिए गुरु को। चंद्रमा से 10वें भाव आगे यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है तो अम्ल योग बनता है। तो क्या निकल के आया, ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में एक वर्ड होता कुशल, अर्थात प्रवीण, माहिर होता है, ये रिजल्ट है इसका। अब इस अम्ल योग से ही, इस अम्ल योग से ही थंब रूल बनेगा। कैसे बनेगा, अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होगा, अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण होगा, अच्छा होगा, गुड, फाइन, गुड होगा। अब यहां से निकल के आया थंब रूल। क्या है थंब रूल, थंब रूल है, पहले सुन लीजिए फिर लिखना। किसी भी क्वेश्चन से संबंधित भाव, जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछेगा उस भाव से संबंधित, उस प्रश्न, सॉरी, जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछेगा उस भाव से संबंधित आपको कुंडली के भाव पर जाना है। कोई भी कुंडली बनाई, ठीक है। अब पूछा उसने संतान, मेरे को संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, 5वें भाव से देखते हैं। कारक ग्रह, थंब रूल क्या कहता है, व्यक्ति के द्वारा किए हुए क्वेश्चन से हमें भाव पर जाना है, अर्थात पहला स्टेप है स्टेप 1, फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भावा। आपने पहले भाव फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके प्रश्न के अनुसार आप भाव को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप नंबर 2, फाइंड कारक प्लेनेट। कारक प्लेनेट में आपको बता ही चुका हूं, संतान का कारक कौन होता है, गुरु। इस कुंडली में गुरु कहां बैठा हुआ है, सपोज गुरु बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो स्टेप नंबर 3 काउंट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7, अष्टम में बैठा हुआ है, अर्थात 5वें भाव का कारक 8वें भाव में है, सो
पंचम भाव का रिजल्ट या क्वेश्चन का रिजल्ट नेगेटिव, बस इतना ही करना है। तीन ही स्टेप है। अब आपको यदि कोई पूछता है कि मेरी पत्नी के साथ सुख के संबंध या मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्वेश्चन स्टेप नंबर पहले फाइंड द क्वेश्चन। पत्नी से कौन सा देखते हैं, 7th। यहां से शुक्र बैठा है दूसरे भाव में, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। समझ गए? तो अमल योग से अगर व्यक्ति को, अब आपको कुछ भी जानना हो, आप अपनी आजीविका के बारे में जानने हैं, अपने 10वें भाव के बारे में जानना चाहते हैं, 10वें भाव का आजीविका का कारक कौन होता है, नॉट शनि। आजीविका कारक है शनि। शनि बैठा है पंचम में, क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव। ठीक, जितने भी रिजल्ट यहां से 4 6 8 12 हैं वो सब नेगेटिव हैं। यदि वहां से चौथे छठे 8वें 12वें भाव में जाता है तो नेगेटिव है। हाँ जी, 5वां त्रिकोण हो गया, 5वां 9वां पहला ये त्रिकोण है, ये गुड हो गए, अच्छा हो गया। यहां से मान लो पंचम का स्वामी नवम में बैठ जाएगा, अर्थात 5वें भाव का जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो नवम में चला जाएगा तो भी गुड है। इस अमल थ्योरी से ही निकला है ये। इस थ्योरी के 2 पार्ट कर दिए गए। पहला पार्ट क्या कर दिया गया कि प्रश्न से हमारा कारक ग्रह कहां बैठा है, एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी क्या बना दी, पंचमेश हमारा कहां बैठा है। ये 2 थ्योरियां निकल गई और दोनों ही थ्योरियां अच्छा काम करती हैं। ये प्राइम थ्योरी है कि भाव कारक से भाव से भाव कारक ग्रह पर कितनी भाव आगे बैठा है वो हम देखते हैं। यदि वो नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है, उस भाव में कहीं ना कहीं कमी आती है। हाँ तो अच्छा है, हाँ जी। बाकी की जरूरत ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन है यहां पर। अब ये क्वेश्चन तो अमल योग से थंब रूल बन गया। थंब रूल से 2 पार्ट निकल गए। पहला पार्ट बन गया आपका भाव कारक से भाव ग्रह तक, एक पार्ट। दूसरा पार्ट बन गया भावेश से भाव तक, अर्थात ग्रह स्थित, जहां ग्रह स्थित भाव, ये 2 पार्ट बन गए। भावेश से मतलब जिस भी भाव का से संबंधित क्वेश्चन होगा उसका स्वामी कौन है, राशि कौन पड़ी है, वो कौन से भाव में बैठा है, वहां से काउंट कर लेंगे। यदि वो 4 8 12 में, 4 6 8 12 में, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है यहां से एक और नया, ये दोनों थंब रूल है, आप खाली इनको अप्लाई कर दीजिए। आप खुद देख लेंगे कि मेरे साथ बच्चे की क्यों नहीं बनती, मेरे साथ दोस्तों की क्यों नहीं बनती, मेरे बड़े भाई की मुझसे क्यों नहीं बनती, ये सब आप खुद जान जाएंगे। यहां से आपको जर्नली आइडिया लग जाएगा, और ये आइडिया गलत नहीं होता, बिल्कुल सही होता है, हम रूल है। सर सेकंड पॉइंट, भावेश से भाव का मतलब है कि अगर मैं उसके बारे में देख रही हूँ, संतान के बारे में, तो 5वां भाव में जो राशि है उसके स्वामी से डिस्टेंस देखना है उस भाव का ना। हाँ जी, ठीक है सर।
अब यहां से एक, ये दोनों एक ही थ्योरी मानी गई। अब यहां से एक चीज का नया जन्म हुआ जो आपके लिए बेनिफिट है, जिससे आपको बहुत डबल बेनिफिट मिलने वाला है। और वो बेनिफिट ये हुआ कि यदि आप अपने चंद्रमा से अर्थात चंद्र लगन कुंडली से इन दोनों रूलों को अप्लाई करोगे, ऊपर लिखे हुए रूलों को, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन व्यक्ति आपके मन के, चंद्रमा मन का कारक है, आपके मन के करीब है। केवल ये जानने के लिए आप चंद्र कुंडली का निर्माण कर लें। चंद्र कुंडली से जो भी चीज नेगेटिव होगी, जो भाव, ये दोनों रूल अगर जो नेगेटिव होंगे, तो वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए मेरे बड़े भाई बेनिफिट मुझे देंगे नहीं देंगे, या वो मुझे माता का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, किस भाई को ज्यादा मिलेगा, यहां से आप निकाल सकते हैं। एक चंद्र कुंडली हमने ली, ये चंद्र कुंडली हो गई, वृश्चिक लगन की बना दी। जब चंद्र कुंडली बोलेंगे तो चंद्रमा हमेशा लगन में होगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मेरा स्पाउस के साथ मान लो भावनात्मक रिलेशन, एक तो होता है कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे एक दूसरे के प्रति भाव भी सही है या नहीं, तो चंद्रमा भाव की बात करता है। अब हमने भावात्मक रिलेशन देखना है। चंद्रमा से शुक्र कहां बैठा हुआ है ये देखना होगा। यदि ये शुक्र, चंद्रमा से शुक्र चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो नेगेटिव है। तो हमारे लिए ये कह सकते हैं कि हमारी जो पत्नी है वो हमारे लिए वृद्धि कारक नहीं है या शुभ कारक नहीं है, इतना भी बोल सकते हैं। वृद्धि कारक वर्ण लगा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये संतान हमारी पैदा हुई है, ये बाप के लिए कैसी है, मां के लिए कैसी है, ये फॉर्मूला लगाइए। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके, पहले एक एक करके जानो। यही तरीका आपके लिए भावनात्मक चीजों के लिए सबसे अच्छा है। मान लीजिए यहां से पूछता है भाई मेरा इस कुंडली वाले जातक का बड़ा भाई गुरु बैठा है 11वें में चंद्रमा, तो ये उसके लिए लाभकारी हो गया कि हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। अब कोई बताएगा कंपनी के एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कौन से भाव से देखेंगे? कंपनी एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, कंपनी एम्प्लॉय कहां से लेके जाते हैं? तीसरे से, छठे भाव से, दूसरे या तीसरे से? छठे से क्यों? रीजन? सर तीसरे से है। रीजन बताओ, रीजन फिर मैं बताऊंगा। सर मैं सबको बैंक ही उठा रही हूँ वहां से सोच रही है जी? सर वो सपोर्ट वाला उठाया है क्वेश्चन, तीसरे भाव से देखा जाता है सपोर्ट। अच्छा तीसरा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला एम्प्लॉय, हमें अभी एम्प्लॉय पे पहुंची, एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे? देखिए जितना भी आजीविका है पहले समझिए, वो है 10वां भाव। ठीक है, हर व्यक्ति की आजीविका 10वां भाव होता है। ठीक है, अब उसके अंडर में कोई काम करेगा या नहीं करेगा, यहां से छठा, 10वें से छठा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10वें से छठा हमेशा एम्प्लॉयर होता है, ध्यान रखना। जब वो मालिक बैठा है, जब की बात है, अगर वो डायरेक्ट पूछ ले
कि मैं नौकरी करूंगा तो छठा ही होता है भाई। हम छठा भाव नौकरी का होता है नहीं होता? जब भी हम बताते हैं छठा भाव आजीविका नौकरी ये सबका बोलते हैं, और बट सामने वाला कह रहा है मेरे को एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब वो मालिक है कंपनी का, तो मालिक का एम्प्लॉय आजीविका, और आजीविका से वो एम्प्लॉय दे रहा है छठा, इसलिए तीसरा भाव जो होगा वो हमारा सपोर्ट का होगा। कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते होंगे वो उनको सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपने केवल देख लेना है चंद्रमा से जो आजीविका का कारक है शनि, वो कितनी दूर बैठा हुआ है केवल, ठीक। और डिटेल में जाना है तो चंद्रमा से तीसरे भाव का स्वामी जो शनि है इस कुंडली में, वो कहां बैठा हुआ है, वो आपको बता देंगे कितना वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर हुआ?